डेफिनेशंस बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब इसके एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम देखो क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें, लेट टी फ्रॉम बी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो बोलता है कि सेट ऑफ इमेजेस ऑफ अ डिपेंडेंट सेट इज डिपेंडेंट, कि अगर आपके पास कोई सेट डिपेंडेंट है, इफ दिस सेट इज अ डिपेंडेंट सेट, तो बच्चे इसकी इमेजेस वाला सेट ये होगा, ये सेट हो गया, इसकी इमेजेस इधर पड़ी होंगी, ठीक है। अगर सेट डिपेंडेंट है तो इमेजेस वाला सेट भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये आपने प्रूव करना है। मतलब आप पहले एक डिपेंडेंट सेट लेकर चलोगे, उसकी इमेजेस को भी डिपेंडेंट प्रूव कर दोगे। सेकेंडली क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेट इज इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट बैक ट्रेस हो रहा है कि अगर इधर इमेजेस हैं तो इधर प्री इमेजेस होंगी, यही होता है। अगर इधर इंडिपेंडेंट सेट है, अगर इधर इंडिपेंडेंट सेट है तो आप इसको क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट सेट। ये बेसिकली इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि डिपेंडेंट सेट मैप्स टू डिपेंडेंट सेट ऑफ इमेजेस, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इमेजेस विल मैप टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है। ये नहीं है कि अगर इधर इंडिपेंडेंट है तो इमेजेस भी इंडिपेंडेंट होंगी, हमें इसका कुछ नहीं पता। हमें किसका पता है, डिपेंडेंसी का, कि अगर सेट डिपेंडेंट है तो इमेजेस डिपेंडेंट जरूर होंगी, ठीक है। सेम यहाँ पे है, अगर इमेजेस डिपेंडेंट है तो मुझे नहीं पता कि प्री इमेजेस डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी, मुझे इंडिपेंडेंस का पता है कि अगर इमेजेस इंडिपेंडेंट है तो प्री इमेजेस पक्का इंडिपेंडेंट रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। ये चीज हमने इसमें प्रूव करनी है, दो बातें प्रूव करनी है। पहले बच्चे एक सेट लेके चलोगे वेक्टर्स का जो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपके जो स्केलर्स होते हैं वो नॉट ऑल जीरो होते हैं, फाइन। उस वेक्टर्स के सेट से आपने इमेजेस बनानी है। अब कोई वेक्टर अगर पड़ा है उसकी इमेज कैसे बनेगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर आप टी इम्पोज कर दोगे तो क्या बन जाएगी, इमेज बन। तो बच्चे सबसे पहले सेट लोगे, उसके ऊपर डिपेंडेंसी की डेफिनेशन लगा दोगे। डिपेंडेंसी की डेफिनेशन लगाने के बाद दोनों साइड टी को अप्लाई कर दोगे, ठीक है, ताकि आपके पास इमेजेस वाली एक लाइन बन जाए, ठीक है। इमेजेस वाली लाइन बन जाएगी तो वहां पे आप चेक कर लोगे कि आपके स्केलर्स नॉट ऑल जीरो हैं या नहीं। अगर सारे स्केलर्स नॉट ऑल जीरो हैं तो आपकी इमेजेस वाला सेट भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। पहले हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो लेट अस स्टार्ट आवर प्रूफ। प्रूफ में बच्चे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लेके चलना है, लेट x1 x2 up till xn be the linear dependent set, be the linear dependent subset of vector space V over F, और वेक्टर स्पेस V over F। आपको प्रूफ करना है कि इसकी इमेजेस भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है। गिवन एक यहाँ पर ये लिख लो कि T फ्रॉम V to W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चे बिकॉज पहले हम इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं, x1 x2 xn इज लीनियर डिपेंडेंट, therefore there exists alpha 1 alpha 2 alpha n belonging to F not all 0 such that alpha 1 x1 alpha 2 x2 up till alpha n xn is 0। ये बच्चे हमारी डिपेंडेंसी की डेफिनेशन लग गई। इस डिपेंडेंसी की डेफिनेशन से ही हमने इमेजेस क्रिएट करनी है, तो बच्चे हम दोनों साइड अपने टी को अप्लाई कर सकते हैं। टी ऑफ अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 up till alpha n xn is equal to t of 0 is equal to t of 0। t of 0 का मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी इमेज क्या होगी, हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पर t ऑफ अल्फा 1 x1 को आप ये लिख सकते हो अल्फा 1 t ऑफ x1
अल्फा टू टी ऑफ एक्स टू, ठीक है, प्लस अल्फा एन टी ऑफ एक्स एन इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि t फ्रॉम v टू w इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको गिवन है कि t आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बच्चे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y विल बी इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास ये सेट आ गया, अल्फा वन टी एक्स वन, अल्फा टू टी एक्स टू, अल्फा एन टी एक्स एन इक्वल टू 0। तो यही तो इमेजेस हैं आपके वेक्टर्स की, यही आपके वेक्टर्स की इमेजेस हैं। और इसी सेट को आपने डिपेंडेंट प्रूव करना था। इसी सेट को आपने क्या प्रूव करना था? डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंट कब होगा? अगर इसके स्केलर्स सारे 0 नहीं होंगे। तो बच्चे ये सारे स्केलर्स तो हमने यहाँ पे नॉट ऑल 0 लिए ही हैं, ये सारे स्केलर्स तो हमने यहाँ पे नॉट ऑल 0 लिए ही लिए हैं। तो बच्चे ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपको 0 के इक्वल दिया हुआ है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे स्केलर्स 0 नहीं है। तो जो वेक्टर्स भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं, दे विल फॉर्म द लीनियर डिपेंडेंट सबसेट ऑफ योर वेक्टर स्पेस। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, देयरफॉर अल्फा वन टी एक्स वन plus alpha 2 tx2 up till alpha n txn is equal to 0, where alpha I belongs to f and not all alpha i's are 0. Not all alpha i's are 0 for all I lying between 1 to n. So this will imply that your set tx1 tx2 up till txn is a linear dependent subset of V over F. That is set of images of a linear dependent set is linear dependent. ये आपका पहला पार्ट कि अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट सेट है तो उसकी इमेजेस वाला सेट भी क्या होगा? पक्का डिपेंडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें स्केलर्स आपके बिल्कुल सेम यूज होने हैं। वही स्केलर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से आपने बाहर निकाला है एंड दे आर नॉट ऑल 0। एक चीज इसमें ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है। देखो ये बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन थी v टू w, राइट। अगर इधर x1 और x2 है तो इधर एलिमेंट्स होंगे tx1 tx2। अभी आपने ध्यान रखना है, ये जो x1 x2 एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं? v के। तो ये जो tx1 tx2 है ये किसके होंगे? w के, राइट। तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखी है, दिस इंप्लाइज द सेट tx1 tx2 txn इज अ लीनियर डिपेंडेंट सबसेट। ये किसका आएगा? दिस विल बी अ लीनियर डिपेंडेंट सबसेट ऑफ w ओवर f, ठीक है। ये सेट बन रहा है बच्चे आपके कोडोमेन का। तो यहाँ पर आपने ये मार्क जो करना है वो बिल्कुल ध्यान से करना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर v ओवर f लिख दिया था, दिस हैज टू बी w ओवर f, क्योंकि ये इमेजेस वाला सेट है, ठीक है। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बच्चे क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट पार्ट में हमने इमेजेस वाले सेट को इंडिपेंडेंट लेके चलना है और अपने वेक्टर्स वाले सेट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हो? लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेके चलते हो और उसके सारे स्केलर्स को 0 प्रूव करते हो, ठीक है। नाउ लेट, यहाँ पे हम एलिमेंट्स y1 y2 ले लेते हैं, कोई वो नहीं है, आप x1 x2 से भी कर सकते हो। लेट ty1 ty2 tyn be an linear be an li सबसेट ऑफ, अब ये ध्यान रखना इमेजेस का है तो बच्चे ऑब्वियसली किसका होगा? w ओवर f का, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट y1 y2 up till yn is an li subset of v over f, ठीक है।
तो बच्चे इसको आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेके चलो। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 up till alpha n belong to f be such that ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 0 है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने अल्फा आइस को 0 प्रूव करना है। तो बच्चे वही सेम चीज, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इमेजेस इंडिपेंडेंट दी हुई हैं, तो इमेजेस कैसे बनेगी? टेक टी ऑन बोथ साइड, अप्लाई टी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट कैन बी रिटन एज अल्फा 1 टी वाई 1 अल्फा 2 टी वाई 2 up till alpha n t y n is equal to 0. Reason same, because t from v to w is a linear transformation. ठीक है, अब बच्चे ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आ गया। यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 इज 0, अल्फा 2 इज 0, अल्फा n इज 0। इसका रीजन क्या होगा बच्चे? बिकॉज दिस सेट, इमेजेस वाला सेट ty1 ty2 up till ty_n, this is an Li subset। ये सेट आपका क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है तो उसमें बच्चे सारे के सारे स्केलर्स आपके क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो वी हैव प्रूव्ड देयरफॉर फॉर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंगिंग टू f सच दैट अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, अल्फा 2 y2 up till alpha n yn equal to 0, so this is giving you your scalars to be 0। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि जो ये सेट था आपके पास y1 y2 up till yn, this set is an Li subset। अब ये वेक्टर्स हैं तो ये किसका होगा? v over f। तो बच्चे ये क्या प्रूव कर रहा है कि सेट ऑफ प्री इमेजेस, अब ये प्री इमेजेस हैं, किसकी हैं? सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एन Li सबसेट इज Li। ठीक है, मतलब अगर आपकी इंडिपेंडेंट सबसेट है तो उसकी प्री इमेजेस वाला सेट भी पक्का इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपकी दोनों बातें यहाँ पे प्रूव हो। दिस इज योर थ्योरम एंड दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। आपने इमेजेस और प्री इमेजेस का ध्यान रखना। Let us start a new topic, rank and nullity of a linear transformation, and this topic is very important। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस का ध्यान रखना, क्या क्या है, सारी डेफिनेशंस लिंक्ड होंगी, बस उसका ध्यान रखना। और इसमें बच्चे हम एक रैंक नलिटी थ्योरम भी करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले रैंक और नलिटी की डेफिनेशंस को समझना है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चे, ये हम लोग पहले ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग कर्नल पढ़ते थे, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बच्चे हमने किया है, कर्नल एफ पढ़ा हुआ है। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन हमारी कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रहेगी। कर्नल में अब क्या होगा? सबसे पहले बच्चे ऑब्वियसली एक ट्रांसफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, तो लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बच्चे कर्नल क्या था? कर्नल हमने पढ़ा हुआ है कि कर्नल एक ऐसा सेट होता है जिसमें डोमेन के वो वाले एलिमेंट्स चाहते हैं जो सारे के सारे आइडेंटिटी पे मैप हो जाएं। जो एलिमेंट्स आपके आइडेंटिटी पे मैप होते हैं उन एलिमेंट्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। देन कर्नल टी, दिस कर्नल टी इज कॉल्ड as kernel of a linear transformation। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस का सेट था, इसमें एलिमेंट्स पड़े 1 2 0 तो होगा ही होगा। यहाँ पे पड़ा आपके पास कुछ a b 0 c d करके। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w, लेट अस जस्ट सपोज। तो बच्चे 0 ने तो 0 पे ही मैप होना है। उसके बाद
उसने आपको कुछ ऐसे मैपिंग दे दी, 1 goes to 0, 2 goes to 0, ठीक है, 4 goes to D एंड 3 goes to C। अब आपको यहाँ पर इस मैपिंग में वो वाले एलिमेंट ढूंढने हैं जो 0 पे मैप हो गए, वो वाले एलिमेंट ढूंढने हैं जो 0 पे मैप हो गए। कौन से एलिमेंट 0 पे मैप हुए हैं? 1, 2 एंड 0। तो those elements which are mapped to 0 will form the set of kernel T। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल कौन होगा? 1, 2 एंड 0। इस मैप का कर्नल T कौन होगा? 1, 2 एंड 0। दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, कर्नल है, अब कर्नल में वो वाले एलिमेंट जा रहे हैं जो इमेजेस जिनकी 0 हैं। तो मैं इसको ऐसे सोच लूं कि ये एक तरह से वो एलिमेंट्स ले रहा है जो 0 हो रहे हैं, जो 0 हो रहे हैं मतलब जो नल जा रहे हैं, नल हो रहे हैं। तो कर्नल टी को बच्चे हम लोग नल स्पेस भी बोलते हैं। कर्नल टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल स्पेस। तो आप नल स्पेस को एक तरह से दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि कर्नल टी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो 0 पे जा रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं। बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हो, खत्म होने का कोई वो नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं है कि खत्म ही हो गए। ठीक है, जस्ट आप इसको मेमोराइज करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि 0 हो रहे हैं। ठीक है, तो नल स्पेस, कर्नल टी को आप नल स्पेस भी बोलोगे। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड वर्ड फॉर कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। The second definition is range. Range of a linear transformation. अब रेंज मतलब बच्चे, रेंज का मतलब होता है इमेज। ठीक है, रेंज का मतलब होता है इमेज। तो इसमें रेंज का मतलब क्या होगा कि आपके वेक्टर सेट जो दिया होगा, वेक्टर स्पेसेस, उसकी इमेजेस वाले सेट को आपने क्या बोलना है? रेंज स्पेस बोलना है, इमेज सेट बोलना है। ठीक है, क्या है पहले? सबसे पहले लेट टी फ्रॉम V to W, लेट टी फ्रॉम V to W बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो दी होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो बच्चे हमने एक सेट बनाना है, देन द सेट T ऑफ V। T ऑफ V का मतलब क्या हुआ? T ऑफ V का मतलब हो जाता है कि V वेक्टर स्पेस के इमेजेस वाला सेट। ठीक है, और इमेजेस को लिखते कैसे हैं? T ऑफ X। इस सेट में क्या जाएंगी? इमेजेस जाएंगी। किसकी इमेजेस जाएंगी? आपके डोमेन की इमेजेस जाएंगी। जिस एलिमेंट की इमेजेस होंगी आप उसको नाम क्या दोगे? T ऑफ X। और उस सेट को क्या बोला जाएगा? रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन द सेट T ऑफ V इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ T। रेंज ऑफ T बोल दो, या किसकी इमेज बन रही है? और इमेज सेट ऑफ V। ठीक है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? इमेज सेट ऑफ V या फिर रेंज ऑफ T। इसका बच्चे नोटेशन, जैसे उसका था ना KER ऑफ T, इसका नोटेशन होता है IM ऑफ T। इसको हम इमेज ऑफ T भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसकी नोटेशन रहेगी। तो बच्चे ये ध्यान रखना, जैसे हमने बोला था कि कर्नल T का दूसरा नाम क्या था? नल स्पेस। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आपकी इमेज T का दूसरा नाम क्या रहेगा? रेंज स्पेस। इसको आप क्या नाम दोगे? रेंज स्पेस। किसका? आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। कर्नल T की नोटेशन होगी KER ऑफ T, नल स्पेस की नोटेशन रहेगी N ऑफ T, और रेंज स्पेस की नोटेशन रहेगी R ऑफ T। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, अगर रेंज स्पेस लिख रहे हो तो R ऑफ T बोलोगे, नल स्पेस लिख रहे हो तो N ऑफ T बोलोगे। अगर आपने इमेज ऑफ V बोलना है या IMT बोलना है तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये नोटेशन सब एक जैसी ही है, जस्ट इनके दूसरे नाम हैं, कोई खास फर्क नहीं है। फाइन, दिस इज द डेफिनेशन फॉर रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे हमने पीछे किया था कि कर्नल T जो होता है वो सब ग्रुप बनता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे है कि जो कर्नल T है और जो इमेज T है, ये दोनों सेट्स आपके क्या बनते हैं? सब स्पेसेस बनती हैं।
बस आपने एक चीज का क्या दोबारा ध्यान रखना है बच्चे, जो कर्नल टी है उसमें एलिमेंट्स जाते हैं आपके डोमेन के, वो वाले जो 0 पे मैप होंगे। जो इमेज टी वाला सेट है बच्चे, उसमें जाती हैं इमेजेस। किसकी इमेजेस? आपके डोमेन की। ठीक है, तो कर्नल टी विल बी अ सबसेट ऑफ वी and image T will be a subset of W if T from V to W is a linear transformation। अगर T from V to W linear transformation है तो कर्नल T में यहाँ के एलिमेंट्स होंगे और इमेज T में ऑब्वियसली यहाँ के एलिमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो थ्योरम आती है वो भी ऐसी आती है कि कर्नल T is a subspace of V over F and image T is a subspace of W over F। ठीक है, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना। तो बच्चे इसकी थ्योरम क्या है कि लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको गिवन है। लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे आपने क्या क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है कि कर्नल टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी, और सेकंड आपने क्या प्रूव करना है कि इमेज टी इज अ सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। सबस्पेस की हमारी डेफिनेशन होती है नॉन एम्प्टी एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हमारे उस कॉरेस्पॉन्डिंग सेट को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। कर्नल टी को नॉन एम्प्टी करना है। कर्नल टी को नॉन एम्प्टी करने का मतलब हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जाए। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट कर्नल टी को कब बिलोंग करेगा। कोई भी एलिमेंट कर्नल टी को तब बिलोंग करेगा अगर उसकी इमेज 0 होगी। ठीक है, एंड वी नो कि आपके 0 की इमेज हमेशा 0 होती है। तो जिस एलिमेंट की इमेज 0 है वो एलिमेंट पक्का कर्नल टी को बिलोंग करता ही करता है। जिस एलिमेंट की इमेज 0 होती है वो एलिमेंट पक्का कर्नल टी को बिलोंग करता ही करता है। तो वहां से कर्नल टी क्या आ जाता है? नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये हो गया नॉन एम्प्टी। अब हमने प्रूव करना है, हम दो एलिमेंट्स बच्चे कर्नल टी के लेके चलेंगे। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कर्नल टी। दो बच्चे हम लोगों को स्केलर्स लेने होते हैं और हमें प्रूव करना होगा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई विल बिलोंग टू कर्नल। राइट, अब वही बात, कोई भी एलिमेंट कर्नल को कब बिलोंग करेगा? अगर उसकी इमेज, अगर उस एलिमेंट की इमेज 0 होगी। तो आपने इसमें क्या प्रूव करना है कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज 0। अगर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की इमेज 0 हो जाएगी तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आपका कर्नल टी को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे जो लिया हुआ है उसी को कर लो कि अगर x और y कर्नल टी के एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली टी ऑफ x भी 0 हो जाएगा, टी ऑफ y भी 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसको कंसिडर कर लो। अब आपको पता है बच्चे कि हम इसको कंसिडर क्यों कर रहे हैं, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी इमेज को 0 प्रूव करना है ताकि ये वाला एलिमेंट कर्नल टी को बिलोंग कर जाए और कर्नल टी सबस्पेस प्रूव हो जाए। तो बच्चे सबसे पहले टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को आप लिख सकते हो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। वाई? बिकॉज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आप, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसीलिए आप यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हो। अब टी ऑफ एक्स 0 है, टी ऑफ वाई भी 0 है। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका सारा एलिमेंट 0। So this implies t of alpha x plus beta y is 0। जिस एलिमेंट की इमेज 0 है वो एलिमेंट बच्चे आपका कर्नल t को बिलोंग कर गया फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू कर्नल t एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू f। और क्योंकि कर्नल t आपके v का सबसेट है इसीलिए दिस implies कर्नल t is a subspace of V over F। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका कर्नल टी को सबस्पेस प्रूव करने का तरीका। सेम बच्चे आपने इमेज टी के लिए करना है।
अब आपको इमेज टी को क्या करना है, 0। और इमेज टी में क्या क्या था, इमेज टी में थी इमेजेस, किसकी इमेजेस, आपके वी सेट के वेक्टर्स की, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चे इमेज टी में कौन से एलिमेंट जाएंगे, वो एलिमेंट जाएंगे जो इमेजेस बनती हैं वी के एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले अगर नॉन एम्प्टी करना है तो आपको ये देखना है कि क्या टी ऑफ 0 इमेज टी को जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे, क्योंकि 0 हमेशा टी ऑफ 0 होता है, ठीक है। तो टी ऑफ 0 वाला एलिमेंट आपका इमेज टी में जाएगा ही जाएगा। उससे क्या हो जाएगा कि इमेज टी आपका क्या है, नॉन एम्प्टी। कोई भी एलिमेंट इमेज टी में कब जाता है, जब वो किसी वेक्टर स्पेस वाले एलिमेंट की इमेज बने। टी ऑफ 0 इज एन इमेज ऑफ 0 ऑलवेज, तो इमेज टी क्या बन गया, नॉन जीरो, ठीक है। अब आपको सबस्पेस प्रूव करना है, तो बच्चे दो एलिमेंट लो इमेज टी के, ठीक है, दो लो स्केलर्स। अब अगर कोई एलिमेंट इमेज टी को बिलोंग करता है तो दैट मीन्स वो इमेज होगा, तो x एक तरह से किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट सम a बिलोंगिंग टू v सच दैट x जो है वो इस a की इमेज बन रहा है। अगर आप बच्चे x को t इमेज t का एलिमेंट लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली x जो है वो एक इमेज वाली फॉर्म वाला एलिमेंट है, वो किसी ना किसी की तो इमेज बनेगा ही ना। तो मैंने वो किसकी इमेज ले ली, a की। ऐसे ही आपका y अगर इमेज t का एलिमेंट है तो वो भी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ कि देयर एग्जिस्ट सम b बिलोंगिंग टू v सच दैट y जो है वो उसकी क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो भी एलिमेंट ले रहे हो वो उस सेट की फॉर्म का होना चाहिए। तो अब आपने ये देखना है कि क्या अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इमेज टी को जाएगा। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर इमेज टी को जाएगा तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी बच्चे टी ऑफ समथिंग लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई से शुरू करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर दो टी ऑफ ए, वाई की वैल्यू पुट कर दो टी ऑफ बी, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी, टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि बच्चे जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ना उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो ये एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज तो बन गया, पर क्या ये एलिमेंट वी का है, तो वो देखना है आपने। अब ये एलिमेंट वी का कैसे बनेगा, क्योंकि ए और बी दोनों वी के एलिमेंट हैं एंड वी इज अ वेक्टर स्पेस, तो हर तरह का वेक्टर एडिशन तो इसमें पॉसिबल ही है, ठीक है ना। तो ए और बी वी के एलिमेंट हैं, अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब अल्फा ए प्लस बीटा बी पक्का वी का एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू टी ऑफ वी, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू टी ऑफ वी। तो बच्चे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो है, ठीक है, वो आपके एक इमेज वाले एलिमेंट की फॉर्म जरूर ले रहा है। टी ऑफ वी लिख लो या फिर इमेज टी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू इमेज टी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू इमेज टी एंड अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ। सो हेंस इमेज टी इज अ सबस्पेस, किसका सबस्पेस बनेगा, ऑब्वियसली कोडोमेन is a subspace of W over F. This you have proved. दोनों चीजें सबस्पेस प्रूव हो गई। Let us do one question. क्वेश्चन ये है कि आप कर्नल टी और इमेज टी निकालते कैसे हो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो। जैसे एक उसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, let t from r cube to r cube be defined as, एक बच्चे उसने हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस जेड, वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस 2y
माइनस सॉरी x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस 2z। तो इसमें वो बोलता है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन, फाइंड basis and dimension of its range space and null space। अब ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दो तरह के कौन से? एक क्वेश्चन है जहां पे वो बोलता है कि रेंज स्पेस और नल स्पेस की बेसिस निकालो। एक क्वेश्चन बनेगा सीधा कि रेंज स्पेस और नल स्पेस निकालो, रेंज स्पेस और नल स्पेस निकालो कि रेंज स्पेस और नल स्पेस में क्या क्या जाएगा। ये दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ये दो अलग अलग तरह के बच्चे आपके पास क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। अब बच्चे आपको उसने बोला है कि बेसिस निकालने हैं, ठीक है, डायमेंशन तो बच्चे निकल ही जाएगी, तो लेट अस फोकस ऑन बेसिस। तो सबसे पहले हम रेंज स्पेस की बात करेंगे। अब रेंज स्पेस आपको पता है क्या होती है? रेंज स्पेस का मतलब होता है इमेजेस वाला सेट। ठीक है, तो बेसिस अगर निकालने हैं तो बेसिस बच्चे ऑब्वियसली बेसिस का इमेज सेट होगा। जो बेसिस अगर रेंज स्पेस के बेसिस निकालने हैं तो वो बेसिस का ही इमेज सेट कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर आपको क्वेश्चन में कोई बेसिस नहीं दिए हुए वेक्टर स्पेस के, अगर मेन वेक्टर स्पेस ये है R3, अगर इसके कोई बेसिस नहीं दिए हुए तो वी विल वर्क ऑन दी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ योर गिवन वेक्टर स्पेस। और स्टैंडर्ड बेसिस हमें पता है क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिस लिखोगे, स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस हम लोगों ने पढ़े थे 100, 010 एंड 001। ठीक है, ये आपके क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर आपको क्वेश्चन में बेसिस नहीं दिए हुए, मेंशन नहीं किए हुए, तो यू विल ऑलवेज पिक अप योर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ठीक है, ये बेसिस हो गए। इनकी अब आपने इमेजेस लेनी है। इमेजेस जब ले लोगे तो वो रेंज स्पेस के, तो बच्चे यहाँ पे ये आपके स्टैंडर्ड बेसिस हो गए। ठीक है, जब आप ये बेसिस ले रहे हो तो ये बेसिस हैं आपके डोमेन के। जब आप इनकी इमेजेस ले लोगे तो वो बच्चे एलिमेंट्स बन जाएंगे कोडोमेन के, वो बेसिस नहीं बनेंगे, वो एक तरह से एलिमेंट्स बनेंगे किसके, कोडोमेन के। दैट विल बी टर्म्ड एज अ स्पैनिंग सेट फॉर योर रेंज स्पेस। ठीक है, वो जो स्पैनिंग सेट बनेगा वो स्पैनिंग सेट से आप लोगों ने अपने बेसिस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहां पर आप इमेजेस कैसे फाइंड करोगे बच्चे? ये आपके पास देखो, इसको मैं नाम दे देती हूँ E1, इसको मैं नाम दे देती हूँ E2, इसको मैं नाम दे देती हूँ E3। E1 की इमेज अगर निकालनी है तो बच्चे ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे, T ऑफ E1, राइट? आप क्या लिखोगे, T ऑफ E1। T ऑफ E1 का मतलब T ऑफ 100, T ऑफ 100, 100 बच्चे ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। x को 1 पुट करो, yz को 0, तो दिस विल बी 1, yz 0 है। ठीक है, yz 0 है और x आपका 1 है, तो ये एलिमेंट बन गया 101। ऐसे ही बच्चे T ऑफ E2, T ऑफ E2 का मतलब T ऑफ 010, अपने y को 1 पुट करो, बाकी सबको 0, तो पहला एलिमेंट 2 यहाँ पे पुट कर रही हूँ बच्चे, जो आपको गिवन है ये चीज। ठीक है, x को 0, y को 1, z को 0, तो 2 आ गया, y को 1, z को 0, तो ये 1 बन गया बच्चे। और आपके y को 1 पुट करोगे, x और z को 0, तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। लास्ट बच्चे T ऑफ E3, T ऑफ E3 इज 001, z को 1 पुट कर दो बच्चे गिवन में, तो -1, 1 एंड -2। सो दीज आर योर एलिमेंट्स फॉर द इमेज सेट। दीज आर दी, मैं एलिमेंट्स बोल रही हूँ बच्चे, बेसिस नहीं बोल रही। ये सिर्फ क्या है, इमेजेस हैं। इमेजेस किसकी हैं, इमेजेस ऑफ बेसिस एलिमेंट्स ऑफ योर वेक्टर स्पेस, ऑफ योर डोमेन सेट। ठीक है, तो बच्चे हमारा जो रेंज स्पेस होगा उसके लिए हमें एक स्पैनिंग सेट मिल गया।
कि जो ये वेक्टर्स है ना, ये आपके रेंज स्पेस को स्पैन करेंगे। स्पैन करने का मतलब क्या हो गया कि वो जो हम लिखते होते थे ना पीछे, स्पैनिंग सेट है जिसको आप लीनियर स्पैन टाइप में बोलते थे, ठीक है, जनरेटिंग सेट बोलते थे। वो जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स को बच्चे आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रखते थे, उस पे एक्लन फॉर्म लगाते थे और उसे रिड्यूस करते थे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बनती थी वो इंडिपेंडेंट रोज आती थी। इंडिपेंडेंट रोज के कारण आप उसे क्या बनाते थे, बेसिस बनाते थे। तो दिस इज योर होल प्रोसीजर। सबसे पहले रेंज स्पेस निकालनी है अगर, तो रेंज स्पेस के एलिमेंट्स निकालो। रेंज स्पेस के एलिमेंट्स कौन से निकालोगे, बेसिस के एलिमेंट हो। अगर आपको क्वेश्चन में बेसिस नहीं गिवन तो टेक द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी नो दैट range space is spanned by T of E1, T of E2 and T of E3। ये हम थ्योरम्स करेंगे वैसे, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं उसको हम प्रूव भी करेंगे, वैसे की ही थ्योरम्स आपने करनी है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप रेंज स्पेस और कर्नल टी को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चे आपके पास रेंज स्पेस जो है वो इस सेट से आपके पास क्या हो जाएगी, स्पैन हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल कंसिडर, सो कंसिडर अ मैट्रिक्स, कंसिडर अ मैट्रिक्स whose rows are generators of your image set range space, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स बना लेना बच्चे, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ रेंज स्पेस इज स्पैन्ड बाय दिस, दैट इज, ये जो बच्चे हमने पीछे टी ऑफ E1 की वैल्यूज निकाली थी, टी ऑफ E1 वाज 101, टी ऑफ E2 बच्चे आपके पास था 211 और टी ऑफ E3 बच्चे हमने निकाला था -1, 1 एंड -2। तो ये तीन वेक्टर्स हैं, ये स्पैनिंग वेक्टर्स हैं। इन्हें बच्चे आपने 101, 211 एंड -1, 1 एंड -2 रोज में रख दिया। अब बच्चे इस पे अपने लगा दो, R2 changes to R2 minus 2R1 and R3 changes to R3 plus R1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आपने इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो आपने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने। तो फर्स्ट रो रिमेन सेम, यहाँ पे बच्चे 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी -1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। उसके बाद बच्चे आपने इसको 0 करना है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी R3 changes to R3 minus R2, this is 1 0 1 0 1 -1, ठीक है। this is 0, this is 0 and this is 0। तो बच्चे अब आपके एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो आपके पास रोज बचती हैं, दीज आर दी नॉन जीरो रोज एंड दे विल फॉर्म द लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, और वही रोज आपकी सेम स्पैनिंग सेट बनती है। तो स्पैनिंग सेट भी है, इंडिपेंडेंट भी है, तो वो आपकी रेंज स्पेस की क्या बन जाएंगी, बेसिस बन जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स forms the linear independent set and spans the same space as spanned by given vectors, as spanned by given vectors। given vectors कौन से, TE1, TE2 और TE3, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे जो आपकी नॉन जीरो रोज थी जिसमें 101 रह गया था और क्या रह गया था, 0 1 एंड -1, 0 1 एंड -1, ये जो आपके पास सेट है दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा है, बेसिस। एंड यू नो कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर बेसिस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो बेसिस भी निकल गए और उसकी डायमेंशन भी निकल गई। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट योर रेंज स्पेस की बेसिस और उसकी डायमेंशन, ठीक है।
अब बच्चे हमें कैलकुलेट करने हैं कर्नल टी के बेसिस और कर्नल टी की डायमेंशन, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि कर्नल टी क्या होता है। कर्नल टी बच्चे आपके डोमेन का सबसेट होता है, इधर वाली साइड पड़ा होता है, ठीक है। इधर वाली साइड पड़ा है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ एक वेक्टर होगा, वो इमेज वाला वेक्टर नहीं होगा। पीछे हमने रेंज स्पेस निकाली थी ना, रेंज स्पेस के बेसिस, रेंज स्पेस होती है यहाँ का सबसेट W का, तो इसीलिए वहां पर जो रेंज स्पेस थी वो किसने स्पैन की, T of E1, T of E2, T of E3, that was spanned by the vectors, मतलब that was spanned by the images of the vectors। अब कर्नल टी को स्पैन करने वाला सेट कौन सा होगा, जो इधर पड़ा होगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चे क्या करना है, कर्नल टी के बेसिस को फाइंड करने के लिए कर्नल टी का स्पैनिंग सेट फाइंड करना है। अब वो कैसे करोगे नाउ, तो बच्चे कर्नल टी के एलिमेंट्स तो ऐसे के ही होंगे, हमें देखना है कि कर्नल टी को कौन से एलिमेंट स्पैन करेंगे। लेट अस टेक सम XYZ एलिमेंट बिलोंगिंग टू कर्नल टी। अगर कोई एलिमेंट कर्नल टी को बिलोंग करता है तो बच्चे ऑब्वियसली उसकी इमेज 0 होगी, T ऑफ XYZ विल बी 0 0 0 0 0 0। क्यों है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है T फ्रॉम R³ टू R³, ठीक है। और R³ का आइडेंटिटी वेक्टर बच्चे 0 0 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 0 नहीं लिख देना अकेला, 0 0 0 लिखना। अब इसको कैसे ढूंढोगे बच्चे, T ऑफ XYZ आपको क्वेश्चन में गिवन है, T ऑफ XYZ आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये वाला। तो T ऑफ XYZ की आप ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वल टू 0 0 होगी, कंपेयर करो, वहां से XYZ की वैल्यूज निकल आएंगी, वहां से आपके पास XYZ की सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो बच्चे T ऑफ XYZ आपको दिया हुआ है उसने x प्लस 2y माइनस z, y प्लस z, ठीक है, और आपको दिया हुआ है x प्लस y माइनस 2z। सो दिस इज इक्वल टू 0 0 0। फर्क ध्यान से देखो, फर्क क्या है कर्नल टी और रेंज स्पेस को निकालने का। रेंज स्पेस के लिए हमने इमेजेस निकाली थी, यहाँ पे हमें एलिमेंट निकालना है, वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो बच्चे इनको कंपेयर कर दो, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0, y प्लस z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चे एक तरह से हमें x y z की वैल्यूज ही तो निकालनी है, हमें यहाँ पे x y z की ही वैल्यूज निकालनी है। तो x y z की वैल्यूज निकालने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x y z निकलेगा। मतलब कर्नल टी का एलिमेंट निकालने के लिए आपको बेसिकली सॉल्यूशन स्पेस निकालना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन स्पेस के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सॉल्यूशन स्पेस के एलिमेंट्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि उसके बेसिस निकाल दो, जो सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस होंगे वही कर्नल टी के बेसिस होंगे। क्यों होंगे, दोबारा सुन लो, क्योंकि बच्चे हमें कर्नल टी के एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए थी, and finding xyz is equivalent to solving these equations, and solving these equations means finding the solution space। तो मतलब अगर आपने कर्नल टी का बेसिस निकालना है तो इसका मतलब आप इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन स्पेस का बेसिस निकाल दो, वहां से कर्नल टी का आपका मेथड सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, टू फाइंड बेसिस ऑफ कर्नल टी is equivalent to finding basis of solution space of above system of equations, is equivalent to finding the basis of solution space of above system of equations। और बच्चे वो कैसे करते हैं, ये इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके उसको एक्टिव फॉर्म में रिड्यूस करो, रैंक निकाल दो, रैंक से आपको पता लग जाएगा कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं, ठीक है। पुट दिस इक्वेशंस 1 2 -1 0 1 1 एंड 1 1 -1, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो, एक्टिव फॉर्म में बच्चे रिड्यूस कर दो एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। So now I am writing the equations in your matrix form,
consider the matrix of above system of equations. वो बच्चे आपके पास रहेगा 1 2 -1 0 1 1 एंड 1 1 -2. इसे बच्चे आपने एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो पहला बच्चे R2 तो 0 ही है, तो R3 को चेंज करोगे R3 - R1. दिस विल बी 1 2 1 0 1 1. दिस विल बी 0 -1 एंड -1. ठीक है. फिर आपने ये वाले 1 को 0 करना है, उसके लिए अगला लगा दो. R3 चेंजेस टू R3 + R2. तो बच्चे ये आपका मैट्रिक्स नया क्या बन जाएगा 1 2 1 0 1 1. दिस विल बी 0 0 एंड 0. ठीक है. ये आपके पास रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बन गई. तो बच्चे आपको पता है सेम चीज जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है या m क्रॉस n मैट्रिक्स ले लो. इन एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस बच्चे क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दे आर इक्वल टू n - r. n क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, r क्या होता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ये मैं आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ. ठीक है. किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स में नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके n - r. तो बच्चे यहाँ पर आपका रैंक कितना आ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स r. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं दैट इज 2. और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं x y z ऑब्वियसली 3. तो देयरफॉर number of linear independent solutions is n - r which is equal to 1. तो एक ही लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास आएगा. और एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आने का मतलब ये जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज थी इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखो. ठीक है. एक इंडिपेंडेंट रखो, बाकियों को उनकी फॉर्म में लिखो. तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो दिस विल इम्प्लाई x + 2y + z इज इक्वल टू 0. ठीक है. और दूसरी इक्वेशन बनेगी y + z इज इक्वल टू 0. एक बच्चे इंडिपेंडेंट रखो, किसी को भी इंडिपेंडेंट रख लो. जैसे z को इंडिपेंडेंट रख लो तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे y को बच्चे z की फॉर्म में रख लिया, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो -z. तो ये बन जाएगा x - 2z + z. x - z इक्वल टू 0. तो x भी बच्चे क्या हो गया आपके पास -z हो गया. ठीक है. तो देखो ये x और ये y आपके पास क्या बन गए, डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर, z के ऊपर. तो एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था दैट इज z. फाइन. x + 2y यहाँ पे ओके बच्चे -1 है. This is R3 - R1 -2 + 1. ओके ये -1 था तो हमारे पास आएगा x + 2y - z. ओके. x + 2y - z. So this will be x - 3z. That will be x की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 3z. ठीक है. तो बच्चे x आपका हो गया 3z, y हो गया आपका -z. एक ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो बच्चे आप अपने z को 1 पुट कर दो. z को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y विल बी -1. तो दिस इज द ओनली वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दैट इज फॉर्मिंग. ठीक है. तो यही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके लिए नल स्पेस का भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 3 -1 and 1 is your which implies यहाँ पर बच्चे लिख दो चाहे 3 -1 and 1 is linear independent solution.
ठीक है, तो देयरफॉर 3 - 1 1 इज द बेसिस ऑफ योर कर्नल टी। अगर ये बेसिस है तो बच्चे आपके कर्नल टी की डायमेंशन क्या रहेगी, 1। ठीक है, तो नल स्पेस के बेसिस को निकालने का तरीका एंड आपके कर्नल स्पेस की डायमेंशन को निकालने का तरीका। ठीक है, दोनों चीजें बच्चे इसमें सॉल्व हो गई। ध्यान रखना कि रेंज स्पेस के और कर्नल स्पेस के कैसे आपने अपने बेसिस निकालने हैं। कर्नल के लिए आपको वेक्टर्स चूज करने होंगे, ठीक है, और आपके रेंज स्पेस के लिए आपको इमेजेस चूज करने होंगे। तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी आपके बच्चे सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। ठीक है, और इसके थोड़े से क्वेश्चंस और हैं जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन करवाया मैंने अभी आपको, इसके और भी तरीके हैं बच्चे क्वेश्चंस को करने के, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।